आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में भारत के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किसी बहुत बड़े विरोधाभास से कम नहीं है। हम अक्सर टेक की दुनिया में भारी भरकम फंडिंग, दिखावे और करोड़ों के घाटे की खबरें सुनते रहते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य भी खड़ा है जो इन सब से बिल्कुल अलग अपने ही नियमों पर चल रहा है। आज हम डिकोड करेंगे ज़ोहो की उस अनोखी सफलता को जिसने बिना किसी शोर शराबे के सीधे जमीन से जुड़कर आसमान छुआ है। अच्छा, चलिए सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। आज हमारे देश में करीब 114 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिनमें से 77 से ज्यादा भारी घाटे में चल रही हैं। मार्केट में इन्वेस्टर्स का पैसा लिटरली पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन ज़ोहो की कहानी एकदम उलट है। जीरो फंडिंग, इन्वेस्टर्स का कोई प्रेशर नहीं, और फिर भी ये कंपनी भयंकर प्रॉफिट कमा रही है। ये आंकड़ा अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक असली और टिकाऊ बिजनेस होता क्या है। और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, 2700 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। ये नंबर किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। मतलब अगर हम शार्क टैंक जैसे शोज में दिखने वाले सफल फाउंडर्स और जजों के प्रॉफिट्स को भी मिला लेना, तो भी ये आंकड़ा उनके सामने एक पहाड़ जैसा है। एक फेमस शार्क का मुनाफा करीब 68 करोड़ बताया जाता है। सोचिए, इस अकेले आंकड़े तक पहुंचने के लिए उनके जैसे 38 बेहद सफल फाउंडर्स की जरूरत पड़ेगी। ये साफ दिखाता है कि ज़ोहो का फाउंडेशन कितना ज्यादा सॉलिड है। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि इतनी बड़ी टेक कंपनी का सीईओ कैसा दिखता होगा। वही टिपिकल इमेज है ना, हमेशा सूट बूट में रहने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला कोई इंसान। लेकिन ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू इस इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो एक गांव में रहते हैं, आम सी लुंगी पहनते हैं, साइकिल चलाते हैं और वहीं से, जी हाँ, उसी गांव से अपने अरबों डॉलर के एम्पायर को कंट्रोल करते हैं। ये सादगी टेक बिलियनियर्स की उस फैंसी दुनिया को सीधा चैलेंज करती है। पर इस सादगी पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके पीछे जो साम्राज्य है उसका स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आज ज़ोहो 180 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहा है। ग्लोबली इनके 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज़ की टीम है। और तो और दुनिया की जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, उनमें से 300 से ज्यादा कंपनियों को ज़ोहो कंसल्ट करता है। इस अमेजिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ही भारत सरकार ने श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। तो ये जर्नी शुरू हुई थी 1996 में चेन्नई के एक बहुत ही छोटे से कमरे से, जहां दो भाइयों ने एडवेंट नेट नाम से इस कंपनी की नींव रखी। कमाल की बात यह है कि बिना किसी वेंचर कैपिटल या बाहरी फंडिंग के, सिर्फ अपने हार्डवर्क से इन्होंने 1998 तक $1 मिलियन का रेवेन्यू टच कर लिया था। और सन 2000 आते आते इनकी टीम 115 लोगों की हो गई और टर्नओवर सीधा $10 मिलियन के पार पहुंच गया। और ये सब उन्होंने सिर्फ अपने कमाए हुए प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाकर अचीव किया था। और यहीं पर हमें इनकी टीम के असली विजन का पता चलता है। हुआ यूं कि जब कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से बढ़ रहा था और .com बबल एकदम पीक पर था, तब इन 5 लोगों की फाउंडिंग टीम को $25 मिलियन का एक बायआउट ऑफर मिला। मतलब रातों रात करोड़ों कमाने का मौका। लेकिन पता है टीम ने क्या कहा? उन्होंने सर्वसम्मति से बस एक सवाल पूछा, हम क्यों बेचें? और सीधा उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उनका गोल कोई क्विक मनी बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनाना था जो हमेशा टिके। लेकिन देखिए, बिजनेस में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं रहता। सन 2000 में जब .com बबल फूटा तो पूरा का पूरा टेक मार्केट क्रैश हो गया। हालात इतने खराब थे कि ज़ोहो के लगभग 80% क्लाइंट्स लिटरली रातों रात गायब हो गए। अब सोचिए, एक तरफ जहां बाकी सारी टेक कंपनियां धड़ाधड़ बंद हो रही थी, ऐसे भयानक क्राइसिस में ज़ोहो ने खुद को कैसे सर्वाइव किया होगा। ये एक ऐसा लेसन है जो हर एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। तो उन्होंने किया ये कि इस क्राइसिस को ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने पैनिक होकर लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि अपने बचाए हुए कैश रिजर्व्स का इस्तेमाल किया। सभी 115 इंजीनियर्स को रिटेन किया और उस पूरे साल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्ष डिक्लेयर कर दिया। जो भी खाली समय मिला उसे पूरी तरह से नई रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में लगा दिया। और मजे की बात यह है कि उसी रिसर्च से वो प्रोडक्ट्स निकले जो आज ज़ोहो को सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। ये साफ दिखाता है कि बिजनेस में मजबूत कैश रिजर्व्स होना कितना क्रूशियल है।
तो चलिए अब सबसे पहले डिकोड करते हैं ज़ोहो की इस अचूक रणनीति को, जिसने टेक इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। अगर हम गौर करें तो ज़ोहो की ये पूरी सक्सेस मेनली 5 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है जियो आर्बिट्राज। सिंपल शब्दों में कहें तो भारत की कम लागत वाली टैलेंट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाना और उसे महंगे अमेरिकी बाजार में बेचना। दूसरा, हर साल ऐसे कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जो उनके मेन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। तीसरा है इनका फ्रीमियम मॉडल, जहां ये शुरुआत में फ्री सर्विस देकर यूजर्स को हुक करते हैं। चौथा, महंगे विज्ञापनों पर पैसा फूकने के बजाय चैनल पार्टनर्स और रेफरल्स पर भरोसा करना। और पांचवां, सबसे स्मार्ट मूव, बड़ी कंपनियों के महंगे सॉफ्टवेयर्स के सामने छोटे बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन देकर एक विशाल मार्केट गैप को कैप्चर करना। पर जो चीज सच में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है इनका मार्केटिंग बजट। गेस कीजिए कितना होगा? बिल्कुल $0। इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी और कोई मार्केटिंग बजट नहीं। श्रीधर वेम्बू जानबूझकर मीडिया और पीआर से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका बड़ा सिंपल सा मानना है कि जब दुनिया आप पर नजर नहीं रख रही होती ना, तब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने की, गलतियां करने की और बिना किसी प्रेशर के नई चीजें ट्राई करने की पूरी आजादी होती है। और यही गुमनामी आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं इनके एक और मास्टर स्ट्रोक पर, ज़ोहो यूनिवर्सिटी मॉडल, जहां ये हायरिंग के लिए आईआईटी ग्रेजुएट्स के बजाय सीधा ड्रॉपआउट्स पर दांव लगाते हैं। जरा इस 15% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ज़ोहो के लगभग 15% इंजीनियर्स के पास कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री है ही नहीं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें सीधे 12वीं क्लास के बाद कंपनी में लिया गया, उन्हें कोडिंग सिखाई गई और आज वो दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि टैलेंट सिर्फ किसी महंगी डिग्री का मोहताज नहीं होता। इस छुपे हुए टैलेंट को तराशने के लिए ही उन्होंने ज़ोहो स्कूल शुरू किया, जो हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम से काफ़ी इंस्पायर्ड है। करते ये हैं कि 10वीं और 12वीं पास बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें 6 महीने की इंटेंस टेक और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे कमाल की बात, वो इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेते। उल्टा ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 10,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड देते हैं। कोर्स खत्म होते ही डायरेक्ट जॉब। आज की डेट में कंपनी में ऐसे 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जो इसी ज़ोहो स्कूल से निकल कर आए हैं। और अब देखिए इस अनोखे मॉडल का सबसे बड़ा रिजल्ट, जहां पूरी आईटी इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट यानी लोगों के नौकरी छोड़ने की दर हर साल 18 से 20% के आसपास रहती है, वहीं ज़ोहो में ये सिर्फ 7% है। इसके पीछे का राज है उनकी बहुत ही ह्यूमन और केयरिंग वर्क कल्चर। कोविड के इतने मुश्किल टाइम में भी उन्होंने एक भी इंसान को नहीं निकाला, बल्कि फ्री खाना, मेडिकल हेल्प और बाकी सारी फैसिलिटीज दी। इस अपनेपन ने एम्प्लॉयज के दिलों में कंपनी के लिए जो लॉयल्टी पैदा की है ना, उसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। और यही सोच हमें उनके अगले बड़े विजन की तरफ ले जाती है, ग्रामीण सशक्तिकरण, यानी टेक ऑफिस को बड़े शहरों की भीड़ से निकालकर सीधे गांव तक ले जाना। आज तमिलनाडु के तेनकासी और आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा जैसे छोटे गांवों में ज़ोहो ने अपने बहुत बड़े बड़े टेक सेंटर्स बना रखे हैं। 500 से ज़्यादा टेक एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से इन गांवों में रहकर एक ग्लोबल लेवल की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ऑफिसेस को बनाने के लिए उन्होंने बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बुलाए, बल्कि अपनी खुद की इन हाउस सिविल इंजीनियर्स की टीम बना ली। और उनका फ्यूचर गोल एकदम क्लियर है, लगभग 5,000 ग्रामीण युवाओं को उनके गांव में ही रहकर एक वर्ल्ड क्लास करियर देना। और इन सब अमेजिंग चीज़ों के बीच जरा कंपनी के फाउंडर का रूटीन भी सुन लीजिए। श्रीधर वेम्बू सुबह 4 बजे उठ जाते हैं अमेरिका के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स के लिए, फिर गांव के लोकल तालाब में स्विमिंग करते हैं, अपने खुद के खेतों में जाकर भिंडी और प्याज उगाते हैं, दिन भर अपनी ग्लोबल कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और रात को आराम से एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। लिटरली एक ऐसा अरबपति जो कॉर्पोरेट दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। और जब उनसे एक बार ये पूछा गया ना कि आप इतना पैसा कमाते हैं तो अपने लिए कोई प्राइवेट जेट क्यों नहीं खरीदते, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने हाल ही में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। उसे पॉइंट करते हुए बोले, ये प्लांट ही मेरा प्राइवेट जेट है। उनके लिए असली लग्जरी कोई महंगी कार या जेट नहीं है, बल्कि देश के फ्यूचर के लिए किए गए वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकें। इस पूरे एम्पायर और इस सोच के पीछे जो सबसे बड़ी फिलॉसफी काम करती है, उसे वो कहते हैं -5 ईयर माइंडसेट।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करें तो पहले दिमाग में बिठा लें कि अगले 5 सालों तक आपको कोई खास रिजल्ट या प्रॉफिट नहीं दिखने वाला। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको रातों रात अमीर बनने वाली सोच और फालतू के कर्जों से दूर रखता है। आप शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय अपने बिजनेस की नींव को मजबूत करने पर फोकस करते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है। आज का ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जहां सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा जलाकर किसी भी तरह कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने की रेस लगी हुई है, वहां ज़ोहो की ये कहानी सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। बिना किसी दिखावे के कर्ज से पूरी तरह मुक्त रहकर और 5 ईयर माइंडसेट के साथ चुपचाप काम करना, क्या यही मॉडर्न बिजनेस में असली और टिकाऊ वेल्थ क्रिएट करने का असली सीक्रेट है? ये एक ऐसा सवाल है जो बिजनेस करने के उन सारे तरीकों को चुनौती देता है जिन्हें हम आज तक सही मानते आए हैं।